वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 14 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़का वू लियाओ के बारे में पूछता है तो दादा बताते हैं कि वो इंसान नहीं है, एक रोबोट है और कहते हैं कि उसकी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। इसके बाद आइकिंग के पिता आइकिंग से पूछते हैं कि आइजिंग कहाँ है, तो वो बताती है कि आइजिंग भाग गई है। उसके पिता हैरान रह जाते हैं। आइकिंग कहती है, आप ही गेस्ट को लेकर आए थे, अब आप ही इस सिचुएशन को संभालिए। फिर दादा उस लड़के से उसकी उम्र पूछते हैं तो वो बताता है कि वो 35 साल का है। दादा कहते हैं कि वो वू बाई से 10 साल बड़ा है, लेकिन लड़का कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बात सेहत पर चली जाती है। वू लियाओ कहता है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 30s की उम्र के बाद लोगों में क्रॉनिक डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए उसे सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। दादा उसे एक हेल्थ ड्रिंक गिफ्ट करते हैं, ये कहते हुए कि ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो 40 के करीब हैं। वो आदमी शालीनता से गिफ्ट स्वीकार कर लेता है। फिर दादा उससे काम के बारे में पूछते हैं। वो अपना काम बताता है। उसकी अपनी कंपनी है और वो साल का लगभग 1 मिलियन कमाता है। शंघाई में उसके पास 2 पूरी तरह से खरीदी हुई प्रॉपर्टीज हैं, एक खुद के लिए और एक अपने फादर इन लॉ के लिए। उसके पेरेंट्स का अपना अलग घर है। दादा उसकी पारंपरिक सोच और संस्कारों की तारीफ करते हैं। एक दूसरे सीन में शेंजे आइजिंग से कहता है कि वो अब कॉल्स उठाना बंद करे और उसका फोन लेकर पीछे की सीट पर फेंक देता है। वो प्राइवेट बात करना चाहता है। आइजिंग उस पर किडनैप करने का इल्जाम लगाती है, लेकिन शेंजे मजाक में कहता है कि वो उसे कहीं ले जा रहा है। आइजिंग डेस्टिनेशन पूछती है, लेकिन वो उसे सरप्राइज बनाए रखता है। डेट खत्म होती है, सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। वू बाई से कहा जाता है कि वो अपने दादा का ख्याल रखे। उसका दादा बिना बताए आया था ताकि वू बाई और उसकी ब्लाइंड डेट के बीच सब कुछ सही हो सके, लेकिन दादा अभी घर जाने के मूड में नहीं होते। वो वू बाई के क्लब का टूर लेना चाहते हैं, जहां वू बाई और उसके भाइयों ने मिलकर काम किया है। वू बाई मान जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं। के क्लब में मेंबर्स दादा को पहचान लेते हैं और रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करते हैं। सब उन्हें ग्रैंडपा कहकर बुलाते हैं और गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। उन्हें क्लब का टूर करवाया जाता है। एक रोबोट दिखाया जाता है जिसका नाम नोबडी है। बताया जाता है कि ये एक कॉम्बैट रोबोट है जो वू बाई के होम यूज रोबोट वू लियाओ से अलग है। फिर वो एक अपग्रेडेड रोबोट दिखाते हैं जिसका नाम अननोन है। बताया जाता है कि इस रोबोट को अपग्रेड और मेंटेन करने में कितनी मेहनत लगती है। दादा सवाल करते हैं कि इतना समय एक रोबोट पर क्यों लगाया जाता है जो कॉम्बैट में आसानी से नष्ट हो सकता है। टीम एक्सप्लेन करती है कि ये उनका पैशन है और जीत का एक्साइटमेंट ही सब कुछ है। उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है और बताया जाता है कि कैसे रिगोरस ट्रेनिंग होती है। चैलेंजेस के बावजूद उनका पैशन उन्हें मोटिवेट करता है और जब वो चैंपियन बनते हैं तो सब कुछ वर्थ इट लगता है। दादा उनकी बात को समझ जाते हैं और उनके काम की वैल्यू को सराहते हैं। क्लब में ग्रुप दादा की तारीफ करता है कि उन्होंने अपने हॉबीज को करियर में बदल दिया। उन्हें रोबोट गेम खेलने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन दादा शुरू में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं कुछ टूट न जाए। लेकिन वो एक ज्यादा ड्यूरेबल वर्जन सेटअप करते हैं और दादा गेम में शामिल हो जाते हैं। हर कोई हैरान रह जाता है जब वो बहुत अच्छा खेलते हैं और कैप्टन को भी हरा देते हैं। सब लोग उनकी नेचुरल स्किल और एनर्जी से इम्प्रेस हो जाते हैं। जब बाकी लोग थक जाते हैं, दादा अभी भी एक और राउंड के लिए तैयार होते हैं और ग्रुप उनकी तारीफ करता है और थोड़ा मजाक भी करता है। बाद में सीन बाहर शिफ्ट होता है। कपल ने कुछ रोमांटिक प्लान किया था, लेकिन मौसम उनके प्लान्स को बिगाड़ देता है। शेंजे निराश हो जाता है और कहता है, कुछ भी सही नहीं हो रहा। आइजिंग जवाब देती है, शायद ये किस्मत में था। मूड थोड़ा हल्का करने के लिए वो फैसला करते हैं कि जब तक बाहर हैं, एक ड्रिंक ले लेते हैं। वो आई हैव नेवर नाम का ड्रिंकिंग गेम खेलने का फैसला करते हैं। रूल्स सिंपल हैं। एक शख्स कुछ ऐसा कहेगा जो उसने कभी नहीं किया और अगर दूसरे ने वो किया हो तो उसे पीना होगा। वो बारी बारी से बोलते हैं और कुछ मजेदार और पर्सनल बातें शेयर करते हैं। माहौल और ज्यादा इंटीमेट हो जाता है जब शेंजे कहता है, मैंने कभी किसी को उतना पसंद नहीं किया जितना मैं तुम्हें करता हूँ। ये एक स्वीट मोमेंट होता है जो उनकी गहरी कनेक्शन को दिखाता है। आइजिंग भी वही लाइन दोहराती है और अपनी पूरी ड्रिंक एक बार में खत्म कर देती है, जिसके बाद वह सीधे शेंजे को किस कर लेती है। फिर शेंजे भी उसे किस करने लगता है। इस रोमांटिक पल के बाद शेंजे कहता है कि उनका मिलना किस्मत था। अगले सीन में शेंजे वू बाई को कार की चाबियां वापस करता है और थैंक यू कहता है। तभी अचानक शेंजे की एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आता है। वो एक कैफे में उसकी माँ के साथ होती है और उसे वहाँ बुलाती है। शेंजे फिर से कार की चाबी ले लेता है और वू बाई को भी साथ चलने को कहता है। वो कहता है कि उन्हें कैफे जाना होगा क्योंकि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शिंग जोजो के कारण कुछ मुद्दों को सुलझाना है। कैफे में टेंशन बढ़ जाती है। शेंजे पर टैंट्रम दिखाने का इल्जाम लगता है, लेकिन वो इनकार करता है। जोजो उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है और दोनों के बीच बहस होती है। शेंजे उसे याद दिलाता है कि उन्होंने पिछले साल ब्रेकअप कर लिया था और अब वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसकी माँ जोजो का साथ देती है। शेंजे को डांटती है और इमोशनल होकर कहती है कि वो उसकी इज्जत नहीं करता और उसे अकृतज्ञ बेटा कहती है।
वो जोर देती है कि अगले दिन वो दोनों साथ में बाहर जाएं, शेनजे के मना करने के बावजूद। शेनजे मजबूरी में मान जाता है। जो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो अब भी उसके साथ है। शेनजे फ्रस्ट्रेटेड है कि उसकी माँ फिर से उसकी पर्सनल लाइफ में दखल दे रही है और वो खुद को इस सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करता है। उसे डर है कि जो सीधा आइजिंग के पास भी जा सकती है, लेकिन वो सोचता है कि अब उसे अपनी माँ से बात करनी ही पड़ेगी, जो इस ड्रामे का हिस्सा बन चुकी है। अगले सीन में आइजिंग शेनजे का इंतजार कर रही होती है। तभी उसका मैसेज आता है जिसमें वो झूठ बोलता है कि उसे कोई अर्जेंट काम आ गया है और वो पूरा दिन उसके साथ नहीं बिता सकता। लेकिन आइजिंग उसका झूठ पकड़ लेती है और उसे डांटती है। शेनजे, जो टकराव से बचना चाहता है, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, सब कुछ ठीक है। आखिरकार वो सच बताता है कि वो अपनी माँ के साथ है और कुछ अट्रैक्शंस देखने जा रहे हैं। आइजिंग गुस्से में कहती है कि पीछे देखो। शेनजे जैसे ही पीछे देखता है, वह देखता है कि आइजिंग एक टैक्सी में बैठी हुई है। उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। आइजिंग, जो कि काफी निराश और धोखा खाया हुआ महसूस कर रही होती है, शेनजे को डांटती है और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। तब वह उसे वो टिकट्स देती है जो उसने दोनों के लिए खरीदी थीं और कहती है कि यह उसकी ब्रेकअप फीस है, जो उसके गुस्से और हताशा को दिखाता है। शेनजे, जो दोनों ओर से फंसा होता है, आइजिंग को शांत करने की कोशिश करता है। फिर आइजिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाद में शेनजे की एक्स गर्लफ्रेंड सीन में आती है और उसकी रिलेशनशिप्स को कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड कहकर उसका मजाक उड़ाती है। वो बताती है कि शेनजे और जो का रिलेशन ऑन एंड ऑन ऑफ चलता रहा है, झगड़े और सुलह का सिलसिला, जिससे उनकी जिंदगी में अराजकता, केओस बनी रहती है। ये सब और ज्यादा शेनजे को फ्रस्ट्रेट कर देता है। अगले सीन में आइजिंग घर लौटती है और काफी उदास लग रही होती है। फिर वो बहुत सारी ड्रिंक्स निकालकर पीने लगती है। तभी वहाँ आइकिंग आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब आइजिंग बताती है कि उसने शेनजे से ब्रेकअप कर लिया है। फिर वो आइकिंग को भी साथ में ड्रिंक करने को कहती है और उससे उसकी फीलिंग्स के बारे में बात करने के लिए कहती है। आइकिंग पहले तो इसे टालती है, लेकिन आखिरकार वो अपना दर्द शेयर करती है। वो कहती है कि उसके पास कोई सैड स्टोरी नहीं है, लेकिन आइजिंग कहती है कि उसका पास्ट, खासकर वू बाई के साथ हुआ इमोशनल ब्रेकडाउन, अब भी उसके लिए एक सेंसिटिव टॉपिक है। आइकिंग उसका मजाक उड़ाती है और उसके हार्ट ब्रेक की बातें उसे याद दिलाती है। सीन की शुरुआत शेनजे के साथ होती है, जो क्लब में बहुत जोर से वर्कआउट कर रहा होता है। वो पंचिंग बैग पर घूंसे मार रहा होता है अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए। उसके दोस्त, जिनमें कैप्टन भी शामिल है, उसकी चिंता कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि उसके इस बिहेवियर की वजह क्या हो सकती है। कैप्टन समझाता है कि शेनजे की इस हालत की असली वजह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शिंग जो है, जिसने शेनजे की मां को शंघाई आने के लिए धोखा दिया, जिससे शेनजे की लाइफ में और भी तनाव बढ़ गया। पूरे ग्रुप को शेनजे के लिए बहुत दुख होता है और वो सोचते हैं कि उसकी मदद कैसे की जाए। कैप्टन कहता है कि शेनजे की मदद करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी करंट गर्लफ्रेंड आइजिंग के साथ जो भी प्रॉब्लम है उसे सुलझाना होगा। ग्रुप का एक मेंबर फैसला करता है कि आइजिंग को बुलाया जाए। जब आइजिंग को शेनजे की हालत के बारे में बताया जाता है तो वह तुरंत आने के लिए मान जाती है। अगले सीन में आइजिंग भी आ जाती है और फिर सभी लोग एक कैफे में जाते हैं। वहाँ वू बाई टॉफी नट लैटे मंगवाता है, जो आमतौर पर क्रिसमस के टाइम पर ही मिलती है। वू बाई थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन वो सीक्रेटली एक कप बनवाने के लिए कहता है ताकि वो आइजिंग को सरप्राइज कर सके। जब ड्रिंक्स आते हैं तो आइकिंग देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो सिर्फ क्रिसमस में मिलती है। फिर सब लोग शेनजे की इमोशनल स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं, खास तौर पर शिंग जो के मैनिपुलेशन के बारे में, जिससे शेनजे की सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आइकिंग, जो अब सिचुएशन को समझ रही होती है, कहती है कि शेनजे आइजिंग के लिए बहुत केयरिंग है और उसका इमोशनल स्टेट आइजिंग की वेलबीइंग को भी प्रभावित कर रहा है। ग्रुप को ये समझ आता है कि अब जल्दी कुछ करना होगा ताकि शेनजे की मदद की जा सके। वो सब मिलकर अपना प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। कैप्टन कहता है कि हमें एक टीम बनाकर एक ठोस रणनीति, सॉलिड स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। जैसे ही बर्फ गिरनी शुरू होती है, ग्रुप को टैक्सी मिलने में दिक्कत होती है। आइकिंग, जो घर जाना चाहती है, छाता लेने का फैसला करती है। वह कैफे के अंदर जाती है ताकि कोई उम्ब्रेला उधार ले सके। फिर वह मैनेजर को थैंक यू कहती है और जाने लगती है। तभी एक हल्के फुल्के पल में एक लड़की कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीट करता है, जो उसके रिलेशनशिप के सपोर्टिव नेचर को दर्शाता है। फिर वह लड़की बताती है कि वू बाई ने कैसे स्पेशल ऑर्डर देकर उसके लिए कॉफी बनवाई, जो सुनकर आइकिंग हैरान रह जाती है। उसी समय बाहर 97 वू बाई से कार की चाबी ले लेता है ताकि वू बाई और आइकिंग एक साथ थोड़ा समय बिता सकें। जब आइकिंग बाहर आती है तो वह वू बाई से कहती है कि इस मौसम में टैक्सी मिलना मुश्किल है। फिर दोनों साथ में पैदल चलना शुरू कर देते हैं। फिर बात हान शांगेन के अतीत पर आ जाती है, जब आइजिंग वू बाई से उसके बारे में पूछती है। वू बाई हान शांगेन की इमोशनल स्टेट के बारे में कुछ बातें शेयर करता है, जहां वह बताता है कि हान शांगेन अपनी रिटायरमेंट के बाद उदास और डिमोटिवेटेड था। उसने अपना समय गंदगी भरी हालत में गुजारा था।
वू बाई थोड़ा मजाक करते हुए और कठोर लहजे में कहता है कि हान शांगेन सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरी सोलो टीम को रिप्रेजेंट करता है और उसे इस तरह से नहीं रहना चाहिए था क्योंकि उसके फैसले ने टीम को तोड़ दिया था। शुरुआत में हान शांगेन बात को इग्नोर करता है, लेकिन वू बाई जोर देकर कहता है कि उसे अपना रवैया सुधारना होगा। आखिरकार हान शांगेन शिकागो पढ़ने चला गया और वहाँ KNK क्लब बनाया। आज भी उनकी नॉर्थ अमेरिकन ब्रांच चल रही है, लेकिन चीनी ब्रांच अभी तक मुनाफा नहीं कमा रही है। वू बाई कहता है कि हान शांगेन की जिंदगी अब ठीक चल रही है, बस अब तक शादी नहीं की। आई जिंग वू बाई का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि ये सब सुनकर उसे बहुत मदद मिली। वू बाई आगे बताता है कि हान शांगेन ने डिसबैंडमेंट को पीछे छोड़ दिया है और अब सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अगले सीन में शेनजे वू बाई के घर होता है, जहां वू बाई अचानक आकर उसे डरा देता है। फिर दोनों के बीच बात होती है, जहां वू बाई पूछता है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ था। फिर वह कहता है कि अगर झगड़ा हुआ है तो तुम्हें पहले सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि ये लड़कों के लिए आम बात होती है। शेनजे मना करता है और कहता है कि वो पहले ही माफी मांग चुका है, पर वो काम नहीं आई और अगर माफी से सब ठीक हो जाता तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात और आगे बढ़ती है जब वू बाई बताता है कि आई किंग ने कहा कि आई जिंग स्लाइड से मिलने का सोच रही है, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। शेनजे स्लाइड का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि इसका क्या रिलेशन है। फिर वो पूछता है कि क्या स्लाइड उसका एक्स था, लेकिन वू बाई थका हुआ महसूस करता है और कहता है कि वो अब आराम करना चाहता है और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है आई जिंग के कमरे में, जहाँ वह ब्रेकअप को लेकर उदास होती है। तभी वहाँ आई किंग आती है और उसे जबरदस्ती उठाकर चेयरअप करने के लिए उसे एक नया फोन गिफ्ट करती है। आई जिंग पहले तो शक करती है, लेकिन जब फोन कुछ ही मिनटों में पहुँच जाता है तो वह हैरान रह जाती है। फोन डिलीवर करने आता है स्लाइड, जो ये दिखाता है कि स्लाइड अब भी आई किंग की जिंदगी में शामिल है। स्लाइड बताता है कि उसने फोन एक दोस्त से मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर खरीदा और आई जिंग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। सोचती है कि आई किंग और स्लाइड के बीच क्या रिश्ता है। वह पूछती है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है और ये साफ हो जाता है कि उसकी दोस्त आई किंग इस मुश्किल समय में उसका ख्याल रख रही है। आई जिंग थोड़ी जलन महसूस करती है, फिर वो फोन देखने के लिए अंदर चली जाती है। सीन के एंड में स्लाइड आई किंग को एक पैकेज देता है जो वू बाई ने छोड़ा था। आई जिंग पैकेज के बारे में पूछती है, लेकिन स्लाइड कहता है कि उसे नहीं पता ये क्या है, जिससे और ज्यादा सस्पेंस पैदा होता है। जब आई किंग उस पैकेज को देख रही होती है, तभी उसमें से एक कार्ड नीचे गिरता है, जिसे देखकर आई किंग चौंक जाती है और एपिसोड यहीं खत्म होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।